आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारा मुख्य विषय होगा नेतृत्व का सिद्धांत। प्रशासनिक व्यवहार के सिद्धांतों में नेतृत्व की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेतृत्व व्यवहार के संदर्भ में मानवीय सभ्यताओं के साथ उदित होने वाली अवधारणा है। यद्यपि लोक प्रशासन, जो कि एक नवोदित विषय है, 19वीं शताब्दी के इस विषय में प्रबंधन और व्यावसायिक प्रबंधन अथवा संगठन और प्रशासन के साथ इसको व्यापक स्वरूप में विख्यात कर दिया गया है, प्रचलित बना दिया गया है अथवा यह सर्वव्यापक स्वरूप में विद्यमान है। परंतु जहाँ तक नेतृत्व का सवाल है, तो नेतृत्व एक समूह का दिशा निर्देशन करता है। समूह का अभिप्राय हमारा यह है कि जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, उनमें से एक व्यक्ति के द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता है। वह व्यक्ति जो दिशा निर्देशक होता है उसे नेता कहते हैं। वह इस प्रकृति का कार्य करता है, उसका यह कार्य नेतृत्व है और वह वास्तव में एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है, इसलिए वह नेता होता है। मानवीय सभ्यता का जब से वह उदय हुआ है तभी से नेतृत्व विद्यमान रहा है। यद्यपि इस नेतृत्व के बहुत से विभिन्न प्रकार होते हैं। यह आदिम कबीला समुदायों में जो कबीले का मुखिया था उसे सरदार के नाम से जाना जाता था। यद्यपि मात्र सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक परिवारों में इसका अलग अलग स्वरूप हुआ करता था, परंतु हम ये देख सकते हैं कि आदिम समुदायों में जब कबीले का मुखिया सरदार हुआ करता था, आधुनिक समय में राष्ट्र राज्यों का मुखिया राष्ट्राध्यक्ष हुआ करता है। वह संविधान की तरफ से राष्ट्राध्यक्ष के रूप में अथवा जहाँ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, शासन के अलग अलग प्रकार होते हैं, वह सरकार का मुखिया अथवा राष्ट्र का मुखिया अलग अलग व्यक्ति भी हो सकता है। यह राजनीतिक नेतृत्व की बात ही नहीं है, अपितु नेतृत्व सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, पारिस्थितिकी क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में और जीवन के विविध क्षेत्रों में है। इसका मतलब है कि नेतृत्व मानवीय जीवन से जुड़ी हुई एक अभिनव अवधारणा है। नेतृत्व के सिद्धांत भाग प्रथम में हम आज 3 मुख्य बिंदुओं पर परिचर्चा करेंगे। पहला बिंदु हमारा होगा कि नेतृत्व का अभिप्राय अर्थ क्या है। दूसरा बिंदु होगा नेतृत्व की विशेषताएं क्या हैं। और तीसरा हमारा आज का मुख्य बिंदु होगा वह है नेतृत्व की प्रकृति क्या होती है। इसके अलावा नेतृत्व के सिद्धांत के 3 भाग और होंगे जिनके अंतर्गत हम नेतृत्व के उपागमों के बारे में, नेतृत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में और नेतृत्व के महत्व के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। तो आइए आज नेतृत्व की अवधारणा की शुरुआत करते हैं और नेतृत्व के बारे में हमारे ज्ञान को एक नवीन आयाम प्रदान करते हैं। नेतृत्व का सिद्धांत मित्रों, सबसे पहले यहाँ आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही होगी। इस तस्वीर में एक नेता के द्वारा, जिसे पूरी दुनिया जानती है, जिसे महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं, महात्मा गांधी एक इस भीड़ का नेतृत्व कर रहे हैं। जहां आप देख रहे हैं कि इस भीड़ के अंतर्गत छोटा सा बालक एक समूह है, वो भी इस नेता के अनुयायियों में शामिल है। अब आप एक अलग विचार उत्पन्न हो सकता है हमारे मन में कि जहां बालक भी इस नेता का पीछे अनुयायी है, वहां एक युवा व्यक्ति भी इसका अनुयायी है और वहां उससे भी वृद्ध व्यक्ति जो आपको दिखाई दे रहे हैं, हम उम्र के और उससे भी ज़्यादा उम्र के व्यक्ति महात्मा गांधी की अनुयायी अथवा सेना में अनुगमन कर रहे हैं। यह वास्तव में एक राजनीतिक नेतृत्व का एक स्वरूप हो सकता है, परंतु एक ही पक्ष नहीं है। यह नेतृत्व के विभिन्न स्वरूपों को अभिव्यक्त कर रहा है, जिसके बारे में हम आगे परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नेतृत्व क्या होता है और नेतृत्व की क्या परिभाषा हो सकती है। विभिन्न प्रशासनिक चिंतकों के द्वारा, राजनीतिक विज्ञानियों के द्वारा, अर्थशास्त्रियों के द्वारा, समाजशास्त्रियों के द्वारा नेतृत्व को अपने अपने अनुशासन के रूप में भिन्न भिन्न स्वरूप में अभिव्यक्त किया गया है। वह प्रबंधन के क्षेत्र में एक नेतृत्व अलग भूमिका का निर्वहन करता है, वह राजनीतिक क्षेत्र में एक भिन्न भूमिका का निर्वहन करता है। परंतु जो भी हो, नेतृत्व मानवीय जीवन के लिए अपरिहार्य होता, अथवा हम ये कह सकते हैं कि नेतृत्व के बिना वास्तव में एक समूह जो होता है वह संगठन नहीं होता, वह एक भीड़ होती है, वह एक मोब होती है। मॉब लिंचिंग जिसको आप काफ़ी चर्चा में रहा है पिछले कुछ महीनों में। तो कहने का मतलब है कि भीड़ की आइडेंटिटी नहीं होती है और भीड़ एक झुंड मात्र होता है जो किस दिशा में गमन करेगा इसका कोई पता नहीं। उसकी अच्छी दिशा होगी, बुरी दिशा होगी, और वह अच्छा कार्य करेगा या बुरा कार्य करेगा,
भीड़ का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ऐसी भीड़ एक नेता के अधीन होती है तो उसे वास्तव में नेतृत्व का समूह कहा जाता है। वह संगठन होता है और संगठन को सही दिशा देने के लिए, उसका पथ प्रदर्शन करने के लिए ही नेतृत्व की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमारे लिए यह जानना होगा नेतृत्व क्या है और नेता कौन होता है। नेतृत्व क्या है और नेता कौन होता है। नेतृत्व क्या है और नेता कौन होता है, इसका मतलब है कि नेता कौन है, हम कैसे डिसाइड करें कि वो नेता है, और वो जो कार्य कर रहा है वह लीडरशिप का कार्य कर रहा है, ये भी कैसे तय करें। सबसे पहले हमें ये जानना होगा सामान्य रूप से यह लीड, लीडर और लीडरशिप से जुड़ी हुई अवधारणा। तीन टर्म्स का यहाँ यूज किया गया, तीन शब्दों का यहाँ यूज किया गया। लीड, इसका मतलब है अग्रिम भूमिका का निर्वहन करना, आगे रहना, अग्रिम मोर्चे पर खड़े रहना, जैसे कि हरावल दस्तों की परिचर्चा की गई साम्यवादी समूह में, और जहां साम्यवादी नेतृत्व के अंतर्गत राजनीतिक दल को लेनिन ने हरावल दस्तों की संज्ञा दी है जो सबसे आगे रहते हैं, अथवा हिटलर और मुसोलिनी के जो टूपर्स होते थे जो सबसे आगे रहते हैं वो लीड करते हैं। लीडर होता है, उनमें वो काबिलियत होती है, जैसे कि जंगल का राजा शेर, जो हम कह सकते हैं कि एक जानवर के माध्यम से कि वह जंगल का राजा होता है। क्यों? क्योंकि वह लीड करता है, वह लीडर होता है, और वह बने बनाए रास्तों पर अनुगमन नहीं करता, वह चुनौतियों को स्वीकार करता है, और इसलिए कहा जाता है कि जंगल का राजा शेर जिधर से गुजरता है रास्ता उधर से ही बन जाता है। लीडरशिप, उसका यह व्यवहार, उसकी ये शैली वास्तव में लीडरशिप को अभिव्यक्त करती है, नेतृत्व की शैली को अभिव्यक्त करती है। उसके अलग भिन्न भिन्न शैलियाँ होती हैं, भिन्न भिन्न व्यवहार के तरीके होते हैं, परंतु वास्तव में नेतृत्व तीन शब्दों का समूह है जिसे लीड, लीडर और लीडरशिप कहा जाता है। अर्थात वह सबसे आगे रहता है, अर्थात वह पथ प्रदर्शक होता है, अर्थात वह चुनौतियों को स्वीकार करता है, और अर्थात वह मित्रवत व्यवहार करता है। इसका मतलब नेता एक मित्र के समान होता है, और वह जो व्यवहार करता है अपने अनुयायियों के साथ, फॉलोअर्स के साथ, उसे मित्रता कहा जाता है। लीडर वह है जो लीड करता है, स्वयं को सबसे अग्रिम मोर्चे पर प्रस्तुत करता है, उसका यह साहस ही लीड है और उसका यह कार्य ही नेतृत्व है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति क्या होता है? नेता होता है। इसका मतलब नेतृत्व, और नेता के लिए ये बहुत आसान नहीं है कि वह नेता बने, और यह भी आसान नहीं है कि वह नेतृत्व को आगे संचालित करे, क्योंकि सबसे अग्रिम मोर्चे पर नेता को ही रहना है। जो भी अच्छा या बुरा होगा वह नेता के साथ होगा। वह अपने फॉलोअर्स के लिए एक ढाल की तरह कार्य करता है। युद्ध कला में आपने देखा होगा कि किस तरह से जो अग्रिम मोर्चे पर सेनापति होता है वह सबसे आगे होता है, इसलिए खतरा सबसे ज़्यादा उसी का होता है अग्रिम मोर्चे पर, इसीलिए उसको नेता कहा जाता है। बुकानन के अनुसार नेता वह है जो दूसरों पर अपना प्रभाव रखता है। इसका मतलब है कि यहाँ आपने राजनीति विज्ञान में इसके बारे में जरूर परिचर्चा की होगी और अध्ययन किया होगा कि शक्ति, सत्ता और प्रभाव तीन अलग अलग स्वरूप होते हैं। शक्ति से ज़्यादा विस्तृत स्वरूप सत्ता का होता है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशनल पावर, जो संस्थागत शक्ति होती है उसे सत्ता कहा जाता है। उसकी विशेष पहचान होती है और उसका प्रतीक भी होता है और लोग उसे स्वीकार भी करते हैं। परंतु प्रभाव इन दोनों से विस्तृत है। इसका मतलब है कि वह शक्ति, वह आदेश, वह क्षमता, व्यवहार का वह तरीका जिसे दूसरे व्यक्ति स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं, अर्थात दूसरे लोगों को कहना नहीं पड़ता है, दूसरे लोगों पर इतना इन्फ्लुएंस होता है नेता का इतना प्रभाव होता है कि वो अपने व्यवहार को, अपने प्रतिमान को पूर्ण रूप से बदल लेते हैं। बुकानन कहते हैं कि नेता शक्ति से नहीं जुड़ा होता, नेता सत्ता से नहीं जुड़ा होता, नेता प्रभाव से जुड़ा होता है। नेता एक मित्र होता है और उसका व्यवहार मित्रता का व्यवहार होता है। टेरी और फ्रैंकलिन का कहना है नेतृत्व वह एक क्रिया है, इसका मतलब एक्शन है, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति उद्देश्यों, इसका मतलब नेतृत्व के लिए उद्देश्य होने चाहिए, उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को स्वेच्छा से कार्य करने हेतु प्रेरित करता है। देखिए यहाँ पर आपको स्वेच्छा शब्द दिखाई दे रहा होगा, इच्छा से, इसका मतलब दबाव नहीं है, दमन नहीं है, दमनकारी शक्ति का प्रयोग यहाँ नहीं किया गया है। प्रेरित करता है काम करने के लिए, मोटिवेशन होना चाहिए। इसका मतलब आत्म प्रेरणा या बाह्य अभिप्रेरणा, जो मुख्य रूप से एक्सटर्नल मोटिवेशन हो सकता है, इंटरनल मोटिवेशन हो सकता है। काम करने की जो शक्ति प्रदान करता है उसको मोटिवेशन कहते हैं, जो नीड्स, ड्राइव और इनिशिएटिव का एक कॉम्बिनेशन होता है।
इसलिए टेरी और फ्रैंकलिन ने कहा है कि नेतृत्व को हम इस रूप में परिभाषित करते हैं कि वह सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक ऐसी क्रिया होती है जिस क्रिया को करने के लिए लोग स्वेच्छा से तैयार होते हैं, और वो उनके पीछे, उन स्वेच्छा से कार्य करने के पीछे एक अभिप्रेरणा होती है जो नेतृत्व के द्वारा उन्हें मिलती है। दूसरा हमारा आज का विषय है नेतृत्व की विशेषताएं। दूसरा भाग जो नेतृत्व के सिद्धांत का है वो है नेतृत्व की विशेषताएं। नेतृत्व की प्रक्रिया में नेता के लिए अनुयायियों का होना अपरिहार्य माना जाता है। यद्यपि नेतृत्व की बहुत सी विशेषताएं होती हैं, फिर भी हम सामान्य रूप से ये अभिव्यक्त कर सकते हैं कि लीडरशिप कौन से फीचर्स को होल्ड करता है। पहली विशेषता यहाँ पर है नेतृत्व की प्रक्रिया में नेता के लिए फॉलोअर्स का होना अप्रिय। इसका मतलब है कि अगर अनुयायी नहीं होंगे, जैसा मैंने शुरू में बताया कि अगर समूह नहीं होगा तो नेता किसके लिए होगा, अर्थात समूह होने पर ही नेता हो सकता है। समूह के जो सदस्य होते हैं उन्हें नेता के अनुयायी, फॉलोअर्स कहा जाता है, नेता के समर्थक कहा जाता है। तो नेता और समूह दोनों एक दूसरे से एसेंशियल रूप से अटैच होते हैं। बिना ऑर्गेनाइजेशन के लीडर नहीं हो सकता, बिना लीडर के कोई समूह है वो समूह नहीं हो सकता, भीड़ हो सकता है। ये फर्क है कि भीड़ को समूह में क्रिएट करता है नेता, और नेता के लिए जरूरी है समूह अनुयायी। दूसरी विशेषता है नेतृत्व अनुयायियों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता है। इसका मतलब नेतृत्व एक कैपेसिटी होती है, ऐसी कैपेसिटी जो बिहेवियर को चेंज करती है, जो अपने लोगों को, अपने जो उसके समर्थक उनके व्यवहार को, जब व्यवहार को परिवर्तित करते हैं तभी कोई उसके समर्थक बनते हैं। तो ये एक क्षमता होती है किसको प्रभावित करने की, लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता होती है। नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया होती है। नेतृत्व एक स्टैटिक प्रोसेस नहीं होती, डायनेमिक प्रोसेस होती है। नेतृत्व में लगातार बदलाव होता रहता है, और ये आवश्यक नहीं कि जो फॉलोअर्स हो हमेशा फॉलोअर्स बना रहे, वह विरोधी भी हो सकता है, और ये भी आवश्यक नहीं है कि जो विरोधी हो हमेशा विरोधी बना रहे, वो फॉलोअर्स भी हो सकता है। यह नेतृत्व की गतिशील प्रक्रिया का आधार होता है। नेतृत्व अनुयायियों को संतुष्टि प्रदान करता है। इसका मतलब सेटिस्फिकेशन, संतुष्टि। जब व्यक्ति किसी नेता का समर्थन करता है तो वह कोई ना कोई नेशनल इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, लीडर इंटरेस्ट, ग्रुप इंटरेस्ट देखता है, और उसको नेता के साथ काम करने से संतुष्टि मिलती है। कई बार ये कहा जाता है कि अंधभक्त नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा आधार ये होता है कि उनका नेतृत्व, उनका नेता उनको संतुष्टि प्रदान करता है। सुदामा जो कृष्ण का मित्र हुआ करता था, इतना प्रतिरोध होने के पश्चात भी वह मित्रता को और अपने मित्र को ही पसंद करता है, उसी का गुणगान करता रहता है, क्योंकि इस गुणगान में ही उसको संतुष्टि प्राप्त होती है। इसलिए नेतृत्व के अंतर्गत अनुयायियों का संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। नेतृत्व एवं अनुयायियों में पारस्परिक घनिष्ठ संबंध होते हैं। नेता समूह के लिए होता है और समूह नेता के लिए होता है। दोनों के बिना एक दूसरे की कल्पना भी करना संभव नहीं है, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेता के बिना समूह भीड़ होता है, और समूह के बिना नेता का कोई महत्व नहीं रहता, अथवा वह नेता ही नहीं होता है। नेतृत्व पर परिस्थितियों और व्यक्तित्व का प्रभाव भी पड़ता है। हालांकि बहुत से कारक नेतृत्व को प्रभावित करते हैं, परंतु बेसिकली सिचुएशंस और पर्सनैलिटी, नेता का व्यक्तित्व कैसा है इस बात का नेतृत्व पर प्रभाव पड़ता है। वह कितना इफेक्टिव होगा, नहीं होगा, और सिचुएशंस कैसी हैं, परिस्थितियां कैसी हैं, परिस्थितियों के अनुसार नेतृत्व में भी बदलाव आ जाता है। तीसरा भाग है नेतृत्व की प्रकृति, नेचर ऑफ लीडरशिप। प्रकृति क्या है? नेतृत्व की प्रकृति बेसिकली नेता, उसके व्यवहार की शैली और विद्यमान परिस्थितियों पर आधारित होती है। इसका मतलब है कि नेचर, स्वभाव, नेतृत्व का स्वभाव कैसा है, वह कैसा क्रूर नेतृत्व है, उदार नेतृत्व है, लोकतांत्रिक नेतृत्व है, आतताई नेतृत्व है, या कैसा नेता है। अलग अलग नेता का मतलब यही नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक मैनर में ही लीडरशिप हो। नेता एक परिवार में भी होता है। कबीले का मुखिया सरदार हुआ करता था, आज भी परिवार का मुखिया, परिवार एक संगठन होता है। अब उसका मुखिया कैसा है ये इस बात से निर्धारित, उस मुखिया का व्यवहार कैसा है कि वह नेता खुद तय करता है। उसकी पर्सनैलिटी, उसकी व्यवहार करने की जो शैली होती है, तरीका होता है, स्टाइल होती है, और जो सिचुएशंस होते हैं उन पर यह निर्भर करता है। कई बार तो आपने देखा होगा कि परिवार के मुखिया का मूड खराब होता है और वो बहुत अच्छे तरीके से बात नहीं करता। इसका मतलब सिचुएशंस में कुछ परिवर्तन आ गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं। इसलिए परिस्थितियों से भी व्यक्ति संचालित होता है। परिस्थितियां अनुकूल होने पर नेतृत्व बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, और परिस्थितियां विपरीत होने पर नेतृत्व बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होता है। एलन ने अपनी पुस्तक प्रबंधन और संगठन, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन 1958 के अंतर्गत नेतृत्व
और प्रबंधन में अंतर करते हुए बताया है कि कोई व्यक्तिगत नेतृत्व प्रतिभा के साथ जन्म लेता है, परंतु प्रबंधन का नेतृत्व उसे सीखना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पर एल एलन ने दो बातें कही हैं कि प्रबंधन मैनेजमेंट अलग होता है और लीडरशिप अलग होती है। नेता और प्रबंधक दोनों ही अलग अलग होते हैं। उनका ये कहना, दोनों में अंतर किया है। उनका ये मानना है कि इसका मतलब जैसा दुर्भाग्यवश भारत में ऐसा व्यवहार लिया, नेता का मतलब उस व्यक्ति से होता है जो सफ़ेद कपड़े पहनता है, वह भले ही दक्षिणी भारत से हो तो लुंगी और कुर्ता, और उत्तर भारत से हो तो धोती और कुर्ता, चोले पजामा, जो भी है। ये दुर्भाग्य की बात है कि नेता, उनको नेता माना जाता है, वो राजनीतिक प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो नेता हो। ये वास्तविकता है कि भारत का प्रधानमंत्री है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र का अध्यक्ष है, सरकार का अध्यक्ष है, वो नेता के रूप में, राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे पदाधिकारी, राजनीतिक प्रतिनिधि और प्रशासनिक मुखिया नेता होते हो, ये कदापि जरूरी नहीं है। नेतृत्व और नेता एक अलग ही अवधारणा है। ऐसा नहीं होते हुए भी कोई व्यक्ति नेता हो सकता है और ऐसा होते हुए भी कोई नेता हो, ये कदापि जरूरी नहीं है। इसलिए एल एलन ने डिफ्रेंशिएट किया है कि मैनेजमेंट, प्रबंधन करना अलग कार्य है और नेतृत्व करना अलग कार्य। एलन का ये कहना है कि लीडरशिप बाय बर्थ होती है, जन्म से। इसका मतलब नेता तैयार नहीं किए जाते, बनाए नहीं जाते, नेता जन्म से ही नेता होते हैं, जन्म से ही उनमें कुछ ऐसे गुणों का, ये बेसिकली ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप का समर्थन कर रहा है, नेतृत्व के गुण सिद्धांत का समर्थन कर रहा है, जहां ये माना गया है कि नेता जन्म से तैयार होते हैं। परंतु नेतृत्व से भिन्न जो अवधारणा जिसको मैनेजमेंट कहा जाता है, वो बाय प्रैक्टिस हम लर्न कर सकते हैं, वो अभ्यास के द्वारा हम अर्जित कर सकते हैं। तो जो जन्म से प्राप्त होता है, एलन ने उसे नेतृत्व कहा है, और जो प्रैक्टिस से हम सीखते हैं उसे प्रबंधन कहा है। नेक्स्ट, एमपी फोलेट ने अपनी रचना दी न्यू स्टेट 1980 के अंतर्गत नेतृत्व की गोलाकार प्रकृति का विवेचन किया है। वर्ताकार प्रकृति यह अभिव्यक्त करती है कि हमें केवल यही चिंतन नहीं करना चाहिए कि नेता समूह के लिए क्या करता है, अपितु यह भी विचार करना चाहिए कि समूह नेता के लिए क्या करता है। इसका मतलब एमपी फोलेट ने अपनी पुस्तक में लीडरशिप के सर्कुलर और वर्ताकार प्रकृति, नेचर की बात कही है कि वो गोलाकार व्यक्तित्व होता है। इसका मतलब डेमोक्रेटिक स्टाइल की बात यहाँ एमपी फोलेट के द्वारा कही गई है। परंतु सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि समूह और नेता दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसलिए हमें केवल यही नहीं ध्यान देना चाहिए कि नेता समूह के लिए क्या कार्य कर रहा है या क्या करता है, अपितु हमें ये ध्यान देना चाहिए समूह नेता के लिए क्या कर रहा है। इसका मतलब है दोनों को घनिष्ठ संबंधता को अभिव्यक्त कर रही है। चेस्टाई बर्नार्ड के अनुसार यह व्यक्ति अनुयायियों और परिस्थितियों से निर्धारित होता है। इसका मतलब है कि नेतृत्व की प्रकृति कैसी होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसके अनुयायी कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, और उस समय विद्यमान परिस्थितियां कैसी हैं। इन तीनों से नेतृत्व की प्रकृति निर्धारित होती है। फोलेट ने नेतृत्व की प्रकृति के निम्न 3 स्वरूपों में विभक्त किया है। इसका मतलब है एमपी फोलेट ने यहाँ नेतृत्व के 3 प्रकृतियों की विवेचना की है। एमपी फोलेट ने अपनी पुस्तक दी न्यू स्टेट के अंतर्गत नेतृत्व की 3 प्रकृतियां बताई। पहली प्रकृति है पद स्थिति आधारित नेतृत्व, दूसरी है व्यक्तित्व आधारित नेतृत्व, तीसरी है कार्य आधारित नेतृत्व। इसका मतलब एमपी फोलेट का कहना है कि पद के कारण जो लीडरशिप का आपको अवसर मिलता है वो पद स्थिति आधारित नेतृत्व होता है। व्यक्तित्व जो आपकी पर्सनैलिटी के कारण और आपके पर्सनल बिहेवियर के कारण जिस लीडरशिप को आप अचीव करते हो, वो अर्जित करते हो, वो व्यक्तित्व आधारित नेतृत्व होता है। और तीसरा है कि आपके पास पर्सनैलिटी भी नहीं है और पद भी नहीं है, परंतु आप जनता के लिए कार्य कर रहे हो, जनहित में कार्य कर रहे हो, आपका कार्य बहुत अच्छा है, उस कार्य पर कार्य अच्छा करने के कारण आपको जिस लीडरशिप को होल्ड करने का अवसर मिलता है उसको कार्य आधारित नेतृत्व की प्रकृति कहा जाता है। यहाँ इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि सेना के जवान हैं और एक कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बेसिकली यहाँ सेना आधारित जो नेतृत्व है, जो कमांडर होता है, इनका जो अफसर होता है, जो बड़े पदाधिकारी होते हैं, वो पद स्थित आधारित नेतृत्व को होल्ड करते हैं। इसका मतलब सेना में जो अफसर होते हैं, बड़े पदाधिकारी होते हैं, सुपीरियर होते हैं, उनके द्वारा अपने अनुयायियों को कमांड दी जाती है। उस कमांड को चाहते न चाहते हुए भी फॉलो करना पड़ता है। इसका मतलब यह पद स्थिति आधारित नेतृत्व, पद के कारण आपको लीडरशिप का अपॉर्चुनिटी मिला है, ये जरूरी नहीं
नहीं है कि वो सैनिक आपके आदेश को मन से मानते हो। यद्यपि सेना के बारे में विवेचन एक अलग विषय है, परंतु सेना की जो लीडरशिप है वो काबिल तारीफ होती है और इसलिए पद स्थिति आधारित नेतृत्व को आपको मानना ही पड़ता है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि महिला सैनिकों को जो पदाधिकारी बनाया गया तो उस पर एक साइकोलॉजिकल स्टडी किया और इस स्टडी में ये उभर कर सामने आया पूरी दुनिया भर में कि जो पुरुष सैनिक सामान्य सैनिक होते हैं वो कम पसंद करते हैं महिला सैनिक पदाधिकारियों के आदेशों को अपनी इच्छा से। वो उनका साइकोलॉजिकल आधार हो सकता है, परंतु वास्तव में उनको न मानते हुए भी ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पद स्थिति नेतृत्व है। महिला अधिकारी को जो लीडरशिप दी गई है वो लीडरशिप पोस्ट के आधार पर मिली है और इस पोस्ट का आपको अनुपालन, इसका कंप्लायंस करना ही होगा। ये पद स्थिति नेतृत्व होता है जिसमें फॉलोअर्स की कोई इच्छा नहीं होती है। दूसरा, व्यक्तित्व आधारित नेतृत्व। यहाँ आपको 3 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग। अमेरिका, भारत या दुनिया और दक्षिणी अफ्रीका। व्यक्तित्व आधारित नेतृत्व और कार्य आधारित नेतृत्व, इन तीनों ही तस्वीरों में आपको दोनों स्वरूप दिखाई देते हैं। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी नहीं था, परंतु उनका कार्य इतना प्रभावी था कि एक दिन उनका व्यक्तित्व भी बहुत अधिक प्रभावी हो गया। पूरी दुनिया भर में इन तीनों ही महानायकों का विवेचन किया जाता है। यहाँ केवल राजनीतिक नेतृत्व की बात नहीं है कि वो राजनीतिक रूप से नेतृत्व कर रहे हैं, वो वास्तव में सामाजिक नेतृत्व उन्होंने किया है, आर्थिक नेतृत्व उन्होंने किया है, मानवता का, मानवीय संगठनों का और मानवीय नेतृत्व उन्होंने किया है। इसलिए यहाँ ये तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत है और इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने मानव सभ्यता के लिए, मानवता के लिए कार्य किया और जनमानस उनके पीछे आंख मूंद कर चलता रहता था, उनका अनुगमन करता था, उनके अनुयायी उनको बहुत अधिक पसंद करते थे और देखते ही देखते भीड़ एक समूह में बदल जाती थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन में जो योगदान रहा आप उससे बखूबी परिचित हैं। नेल्सन मंडेला के द्वारा रंगभेद के खिलाफ और मार्टिन लूथर के द्वारा सिविल राइट्स के लिए जो मूवमेंट किया गया वो काबिल तारीफ है और दुनिया इसको कभी भी विस्मृत नहीं कर सकती है। उन तीनों का ही नेतृत्व के कार्य आधारित नेतृत्व के माध्यम से व्यक्तित्व आधारित नेतृत्व को अविस्मरणीय स्वरूप में स्थापित किया गया है। तो मित्रों, आज का यह व्याख्यान नेतृत्व क्या है, नेतृत्व की विशेषताएं और नेतृत्व की प्रकृति पर आधारित रहा है, जो निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक रहा होगा। ये राजनीतिक नेतृत्व के माध्यम से आपको लीडरशिप समझाने की शुरुआत है। आगे नेतृत्व और प्रबंधन में क्या अंतर होता है, नेतृत्व प्रबंधकारी नेतृत्व क्या होता है और किस प्रकार से नेतृत्व के संदर्भ में विभिन्न विचारकों के भिन्न भिन्न मत हैं, उस नेतृत्व की मुख्य शैलियां, स्टाइल क्या होती हैं और वह नेतृत्व किस प्रकार का होता है, अथवा नेता जन्मजात होते हैं या नेता को तैयार किया जा सकता है, किसी प्रयोगशाला में, सामाजिक प्रयोगशाला में नेता बनाए जा सकते या नहीं बनाए जा सकते। हर व्यक्ति में नेतृत्व की खूबी होती है या नहीं होती है। जंगल में बहुत से जानवर, पशु पक्षी रहते हैं, परंतु शेर में ही वह साहस होता है कि वह लीडर बनता है, राजा कहलाता है। ऐसा ही मानव में भी अंतर होता है। हालांकि यहाँ मैकियावेली और रॉबर्ट मिचेल्स की बातों का विवेचन भी किया जाएगा, जहां मैकियावेली ने एक राजा के लिए एक लीडर के रूप में शेर जैसे साहस की बात कही है और लोमड़ी जैसी चतुराई की बात कही है। तो क्या नेता को साहसी होना चाहिए और क्या नेता को चालाक होना चाहिए, जबकि यहाँ रॉबर्ट मिचेल्स का कहना है कि कोई भी ग्रुप, भले ही कैसा ही ग्रुप हो, उसमें एक समूह होता है जिसको ओलिगार्की कहा जाता है और वह अल्पतंत्र ही नेतृत्व करता है, क्योंकि बाकी लोगों में नेतृत्व की क्षमताएं नहीं होती हैं, योग्यताएं नहीं होती, उनके पास समय नहीं होता है, उनमें काबिलियत नहीं होती। उसके बारे में भी हम परिचर्चा करेंगे। आप सबका आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।